हेलो और वेलकम दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से हम लोग हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आप क्लास 6 में हो या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके जो नॉलेज के लेवल को है वो काफ़ी स्तर तक बढ़ाने वाला है या चेंज कर देने वाला है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। शुरुआत जो होगी वो हिस्ट्री से होगी। डेली आपको एक लेक्चर मिल जाएगा हिस्ट्री पे। पहले चैप्टर 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4 इस तरीके से रहेगा। फिर इसके बाद में बारी आएगी क्लास 6 कंप्लीट होने के बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, इस तरीके के आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनको पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। इस लेक्चर सीरीज़ में आपको आपको एक्सप्लेनेशन के अलावा भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी, हाँ, इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिलेंगे और कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, ये सब आपको इसी लेक्चर सीरीज़ के दौरान समझाया जाएगा। तो शुरू हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री से, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो आता है हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, मतलब कब, क्या, कहाँ और कैसे, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। इस लेक्चर के दौरान हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस लेक्चर के दौरान एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस लेक्चर के दौरान हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पता लगाएं। एक ये हेडिंग है आपको मिलेगी। उसके बाद हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। फिर बारी आती है कि लोग कहाँ रहते थे। उसके बाद आएगी कि हम लोग यात्रा आज क्यों करते हैं। ये उसी का एक क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पुट कर दिया है, पर जो हेडिंग रहेगी वो आपकी ये है कि देश के नाम और अतीत के बारे में, एक अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं और एक अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। क्या और कैसे में डिफरेंस है, ठीक। उसी के बाद बारी आएगी कि ये भी एक क्वेश्चन है उसी का, ये आपको आगे मिलेगा। उसी की बारी आएगी कि अतीत कितने टाइप के होते हैं। अतीत क्या एक होता है, अतीत एक होता है या अनेक होते हैं, मतलब कितने, और तिथियों के मतलब। स्टार्ट करेंगे हम लोग कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएं के दौरान में आता है कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, या कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। और उसके पहले जैसे हम लोग कभी कभी बैठ के सोचते हैं, तो उसमें ये कैसे जान सकते हैं कि चीज़ें जो आज से पहले हुई हैं वो कैसे उनको पता करेंगे, उसको पता करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहली बारी आती है, अगर हमें कल या परसों के बारे में पता करना होता है तो हम या तो रेडियो सुन लें या टेलीविज़न सुन लें या फिर अखबार पढ़ लें। मतलब इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बढ़िया से जानकारी मिल जाएगी। आज के समय पे आपको वो फ़ोन्स हैं, फ़ोन हो गया, नेट हो गया, जिसके मदद से आप कई समय पहले का पता कर सकते हैं। मतलब 1 साल या 2 साल पहले का जो रिकॉर्ड किया गया होगा उससे, अगर आपको अपने घर के आसपास की चीज़ों को पता करना है 1-2 साल की, तो हम क्या करेंगे, किसी पर्सन से बात कर लेंगे, किसी पर्सन से बात करके पता कर लेंगे। अगर आपको 50-60 साल पहले की बात करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको या तो किसी बुजुर्ग से बात करनी होगी। बुजुर्ग में आपके दादा दादी आ जाते हैं, दादा दादी आ गए, या फिर फादर हो गए, फादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फादर से पूछ सकते हैं, इस्तेमाल नहीं करना है, फादर से पूछना है। और या तो किसी और बूढ़े व्यक्ति से पूछ सकते हैं। पर उससे पहले क्या हुआ था, इसको कैसे पता करेंगे। तो यही हम जानेंगे कि आज कि अगर मुझे बहुत पहले की चीज़ों को पता करना हो तो उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। दूसरी बात ये आती है, जब कि दूसरी हेडिंग आएगी जिसमें ये लिखा रहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम वो सब चीज़ें जान सकते हैं जो पहले हुई थी, ओवरऑल अतीत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अतीत, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अतीत होता क्या है। अतीत वो चीज़ है या अतीत वो शब्द है जो आज से
पहले घटित हो चुका है या आज से पहले जो इवेंट हो चुका होता है उसे अतीत कहते हैं, या इंग्लिश में पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं, कई सारी चीज़ों को सुनते हैं, पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि पास्ट में हम क्या क्या चीज़ों को जान सकते हैं। पास्ट में हम लोगों के रहन सहन के बारे में पता कर सकते हैं, उनके व्यवसायों के बारे में जान सकते हैं, उनके मनोरंजन के बारे में। अगर डीपली जाएँ तो रहन सहन में हम लोग उनके खाने के बारे में, कि क्या खाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे, उनके घरों के बारे में, साथ में उनके व्यवसायों के बारे में या व्यापार ट्रेड्स के बारे में कि वो करते क्या थे। तो उनमें से कई सारे लोग शिकारी होते थे, कई सारे लोग पशुपालक जो पशु पालते थे, कई सारे लोग खेती करते थे, तो कई शासक हो गए, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानते हैं या जान सकते हैं। ठीक। और उसी के बाद मनोरंजन में क्या क्या पता हो जाएगा कि मनोरंजन के दौरान बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन से गीत गाते थे, ये सब चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद बारी आती है कि लोग रहते कहाँ थे, तो लोगों के रहने के कई सारे प्लेस थे वहाँ पे। पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 लाख साल पहले, आज से 2 लाख साल पहले सभी जो मानव होते थे, आज से 2 लाख साल पहले जितने भी मानव हैं वो सारे के सारे आपके आदि मानव थे। ठीक। मानव के आगे आप आदि का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय पहले की बात है। तो है जो हमारा इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है। तो उस समय के जो मानव थे वो आज के जैसे नहीं थे। ठीक। तो 2 लाख साल पहले जो भी लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, वो नर्मदा नदी के पास में रहते थे। नर्मदा नदी आपकी ये रही। ठीक है। यहाँ पे 2 लाख साल पहले लोग रहते थे जो कि एक कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे, और ये सारे लोग जंगल से भी परिचित थे। मतलब जंगल आसपास के एरियाज़ में जो जंगल होते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा परिचित थे, उसमें कैसे जानवर रहते हैं या क्या रहते थे उनसे भी। और साथ ही ये जड़, फल और जंगल के उत्पादों का प्रयोग करने लगे थे। ऐसे लोग 2 लाख साल पहले लोग जो जड़ों के बारे में जानते थे, जड़ों को खाते थे, फलों का इस्तेमाल करना, जंगल के उत्पादों का इस्तेमाल करना, इनको करना वो सीख चुके थे। ठीक। फिर दूसरी बारी आती है, हम 8000 साल पहले की बात करें तो 8000 साल पहले जैसे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इन 2 पहाड़ियों के बीच में जो है 8000 साल पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर आदमी रहा करते थे। तो किरथर और ये सुलेमान इस एरिया में रहा करते थे। इस एरिया में ही क्यों रहते थे इस बारे में अभी बाद में डिस्कस होगा, पर इस एरिया में रहा करते थे जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गेहूँ उपजाना स्टार्ट किया। और जौ एक ऐसी फसल थी जो बहुत जल्दी उपज जाती थी, इसलिए लोग इसका उत्पादन करना ज़्यादा पसंद करते थे या ज़्यादा उत्पादन करते थे। उसी के साथ में ये लोग पशुपालन भी करना सीख गए थे, जिसमें भेड़ पालना, बकरी पालना और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। ये 8000 साल पहले की बात है। फिर उसी दौरान जैसे कुछ और जगहें थी जहाँ पे इनके साक्ष्य मिले थे, जैसे उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, ये आपका ये पश्चिम हो गया, सॉरी हाँ, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर भी, और उसी के साथ ये आपकी हिंद की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इन जगहों पे क्या हुआ था कि इन जगहों पे कृषि के साक्ष्य मिले थे और भी कई सारी चीज़ें मिली थी, जिसमें से विंध्य पहाड़ियों में चावल की खेती पहली बार हुई थी। जो पहली बार चावल उगाया गया था वो कहाँ उगाया था, ये विंध्य के उत्तर में ये जो एरिया आता था, इन जगहों पे चावल का उत्पादन किया जाने लगा था। फिर 8000 साल के बाद बारी आती है आपकी 47, मतलब 4700 साल बाद में सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास में। सिंधु नदी को देखिए, ये देखिए सिंधु नदी है।
सिंधु और इसकी सहायक जो भी नदियाँ होती हैं, यहाँ पर एक पहला नगर बसा था। यहाँ पर एक भारत का पहला नगर बसा था। ये हालांकि ये एरिया पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में आता है, पर जब पहले की बात थी, चूँकि आज़ादी के पहले के जितने भी हिस्से थे वहाँ वो सारा हिस्सा भारत में आता था। पहले ये भी आपका भारत में था और ये भी भारत में हुआ करता था, बांग्लादेश भी आपका भारत में आता था। तो उस समय जब इसकी खोज हुई थी तो पता चला था पहला नगर हमारा कहाँ पे है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में है। याद रखिएगा ये नगर है जो कि आपका यहाँ बसा हुआ था। और फिर पहला राज्य कहाँ पर मिला, एक पहला राज्य मिला था जो कि 2500 साल पहले, एक पहला राज्य आपका हुआ था जो कि 2500 साल पहले आया था। ये गंगा और इनकी सहायक नदियों के पास में था, ये राज्य था। राज्य का जो नाम था वो था मगध। राज्य का आपका जो नाम था वो मगध था। मगध के राजा बहुत ही शक्तिशाली रहते थे और एक बहुत बड़े एरिया पे इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। काफ़ी बड़ा एरिया है, ये सारा एरिया उसी में आ जाता था। ये सारा एरिया आपका मगध राज्य में ही आ जाता था। मगध इस समय जो आपका अवेलेबल है वो जो है वर्तमान का जो बिहार है वहाँ पर मिलता था उसकी, क्योंकि राजधानियाँ जो भी थी बिहार की, उसकी जो राजधानियाँ थी, मगध की जो राजधानियाँ थी वो आपकी बिहार में ही पाई जाती थी। फिर बारी आती है प्राचीन काल की यात्राएं। प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? प्राचीन काल में लोग यात्रा इसलिए करते थे, देखिए पहले तो वो रेगिस्तान, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ियाँ, समुद्रों, इन सब से यात्राएं करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत जोखिम भरी होती थी। जोखिम भरी होने के बावजूद भी वो यात्रा करते थे। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला तो रीज़न था कि वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते थे। दूसरा रीज़न ये था कि वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्रा करते थे। तीसरा, सेनाएं जो होती थी वो दूसरे क्षेत्र पे विजय पाने के लिए करती थी। चौथा, व्यापार के लिए भी इस्तेमाल होता था। व्यापार के लिए हो गया, रोचक स्थान खोजने के लिए। रोचक स्थान का मतलब है कि दार्शनिक जो लोग होते थे वो कई सारी ऐसी प्लेस को ढूंढते थे जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो या काफ़ी खूबसूरत हो। जैसे अपना कश्मीर, कश्मीर भी एक बहुत, कश्मीर और इसी के साथ में भारत की कई सारे प्लेस थे जहाँ पे ट्रैवलिंग होती थी। साथ ही साथ विचारों के आदान प्रदान, विचारों संस्कृतियों के आदान प्रदान के लिए जो कल्चर्स होते थे उनको बांटने के लिए भी लोग ट्रैवल करते थे। पुराने समय पे कुछ और भी लोग थे जो ट्रैवलिंग करते थे, जैसे बुद्ध थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे। वो पूरे टाइम पैदल चलते थे। बुद्ध के बारे में आपको आगे पता चलेगा। और अपने विचारों को एक जगह जाके देते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे अपने विचारों को देते थे या उपदेश दिया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि पहले के लोग जो यात्रा करते थे उनके कुछ बेसिक नीड हुआ करते थे, पर आज के लोग क्यों यात्रा करते हैं? आज चूँकि उनके पास अपना घर है, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी वो यात्रा करते हैं। अगर आप क्लास 10 या उसके ऊपर के हैं तो आप ज़रा सोच के देखिए कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने अगर आप फ़ोन चलाते होंगे तो आपने कई ब्लॉगर्स को देखा होगा जो नई नई ब्लॉग्स डालते हैं, चीज़ें डालते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और साथ ही साथ और भी कई सारे लोग जो संत होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। कई सारे लोग पढ़ने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कई सारे लोग मनोरंजन के लिए। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो मनोरंजन के लिए जाते हैं, आत्मा समर्पण के लिए जाते हैं। आत्मा समर्पण के लिए आपने देखा होगा कि भारत में कई सारे अंग्रेज जो हैं वो बाहर से आते हैं और हिंदुस्तान या इंडिया के या भारत के कल्चर को अपनाते हैं। और उसमें इसके आपने कई ब्लॉग्स देखे हैं, कई वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो अच्छी बात है, और अगर देखी होंगी तो भी अच्छी बात है। पर बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के कल्चर्स को देखते हैं। बाहर के नए नए लोग आते हैं उसके कल्चर को देखने के लिए। अगर कोई बाहर से आता है तो वो वाराणसी जैसे प्लेस पे जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके लिए वो क्या करते थे, आत्मा को शांति देने के लिए, सुकून पहुंचाने के लिए करते थे। साथ ही साथ नए लोग जो आते थे, नए स्थानों का अन्वेषण करते थे, घूमते थे, वहाँ पे देखते थे, उनके दर्शन को करते थे बहुत से लोग। और उनकी सुंदरता को देखने के लिए, उनके वातावरण से अपनी आत्मा को भरपूर अनुभव देने के लिए। मतलब ओवरऑल ये फॉरेन के लिए नहीं है, ये अपनी कंट्री के लिए भी है।
कई सारे लोग ट्रिप प्लान करते हैं तो अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में घूमने के लिए जाते हैं। उसी के साथ में लोग संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए जाते हैं। कई सारे लोग कल्चर्स को देखने जाते हैं, जैसे साउथ का जो चूँकि हमारे इंडिया में कई डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, हमारा इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, कल्चर्स के मामले में, लैंग्वेज के मामले में हर तरीके से डाइवर्सिफाई है, और उनके अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं। तो लोग उनको देखने के लिए या उनको महसूस करने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। साथ में ही कई सारे लोग जो यूपी में रहते हैं वो प्रेफर करते हैं दिल्ली जाना पढ़ना, ऐसा। और इसी के साथ में जो दिल्ली में है वो कहीं और जाते हैं, और इसी वजह हाँ, और इसी तरीके से लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, और वहाँ के अनुसंधानों के, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए और अनुसंधानों के लिए। साथ ही नए विचार हो गए, ज्ञान को अनुभव के लिए भी जाते हैं। अब चौथी बारी आती है, चौथी चीज़ आती है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी जाते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल टूरिज़्म जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उपदेश देते हैं या बाकी सारी चीज़ें, अवेयरनेस फैलाते हैं। उपदेश नहीं, उसको अवेयरनेस बोलेंगे, कि अवेयरनेस फैलाने जाते हैं, जागरूक करने जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में वो जागरूकता फैलाने के लिए जाते हैं। अब आता है देश का नाम। तो देश के नाम, चूँकि हमारे देश के कई सारे नाम हैं जिसको अभी तो हम लोग जानते हैं, जैसे आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं, भारत हो गया आपका, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, और भी कई नामों से इसको बुलाया गया है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो, चूँकि इंडिया, भारत जैसे नामों से पुकारते हैं, तो इंडिया जो शब्द था वो इंडस से निकल के आया था। इंडस का जो अर्थ होता है वो है सिंधु। इंडस का अर्थ होता है सिंधु। सिंधु नदी सिंधु नदी अभी आपने मैप में देखी होगी कि ये जो एरिया है भारत का, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। तो सिंधु को जो है पहले इंदोस बोला जाता था, सिंधु को इंदोस, क्योंकि जो 2500 साल पहले जब ईरानी और यूनानी आए थे, ठीक है, 2500 साल पहले जो ईरानी और यूनानी आए थे वो सिंधु का हिदोस या इंदोस तथा सिंधु नदी को वो लोग क्या बोलते थे, हिदोस और इंदोस बोलते थे। और सिंधु के पूर्व का जो भाग था, पूर्व का मतलब जो ये भाग था, ईस्ट वाला पार्ट जो भी था सिंधु का, उसको बोला जाता था इंडिया। ये सारा पार्ट फिर इंडिया कहलाया गया। और उसके उत्तर पश्चिमी, इसके अलावा भी कई सारे लोग थे जो उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जहाँ इसके अलावा भी कई सारे लोग थे जो इसको भारत नाम से बुलाते थे। वो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी में मैक्सिमम लोग, चूँकि आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आप आगे चर्चा काफ़ी होगी कि उत्तर पश्चिम में जो भी लोग होते थे वो आर्य आए थे और उन्होंने इसको भारत कह के संबोधित किया गया था। उन्होंने इस भूमि को भारत कह के संबोधित किया गया था। इसके भारत कहने के पीछे अपनी एक अलग कहानी है, ये कभी बाद में डिस्कस होगी, पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, पर अब सवाल ये है कि अतीत के बारे में हम जान कैसे सकते हैं। तो अतीत के बारे में देखिए कई तरीके से जान सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं पुस्तक पढ़ के, या फिर पुरातत्वविद, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पुस्तक पढ़ के पता कर सकते हैं। पुरातत्वविद वो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जैसे जो खुदाई करते हैं, खुदाई के दौरान कई सारी चीज़ें मिलती हैं, उनका अध्ययन करने वाले, खुदाई करके चीज़ों का अध्ययन करने वाले को हम लोग बोलते हैं पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक। और पुरातत्वों के द्वारा प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? पुरानी किताबें पढ़ के, या पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु जो होती थी उनके माध्यम से। अब लिखने के आधार पे देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जिसमें से क्या था कि लिखने के आधार पे, हम अभी बात करेंगे लिखने के आधार पे। तो लिखने के आधार पे चीज़ें दो तरीके की होती थी। एक होती थी पांडुलिपि
एक होती थी अभिलेखों के माध्यम से, एक हम लोग जान सकते हैं पांडुलिपि, जो पांडुलेख होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, उनके जरिए से पता कर लेंगे, अतीत के बारे में जान सकते हैं, साथ ही अभिलेखों के माध्यम से हम जान सकते हैं। पर पांडुलिपियाँ एक्चुअल में होती क्या थी, इसके बारे में अभी देखते हैं। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है जो हाथ से लिखी गई। पांडुलिपि ऐसी चीज़ें होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखी गई चीज़ों को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक, अब पांडुलिपि में मैक्सिमम जो इस्तेमाल किया गया था वो प्राकृत भाषा और तमिल भाषा, कुछ मायने में उन्होंने संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था, पर वो प्राचीन संस्कृत थी, प्राचीन संस्कृत थी। आज की जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं वैसी नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। पांडुलिपि जो हाथ से लिखी गई हो उसको पांडुलिपि कहते हैं। ये लिखी किस पे जाती थी, ताड़ के पत्रों पे, ताड़ के जो पत्ते होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, या तो एक भुर्ज नाम का पेड़ होता था उसको इस्तेमाल करते थे, भुर्ज नाम के पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे। इसको एक तरीके से तैयार किया जाता था, पहले इसको तैयार करते थे फिर उस पर लिखते थे। और ये जो आपका दिया गया है ये उसी का एक उदाहरण है। ये आपका ताड़पत्र या भुर्ज के पेड़ की छाल का ही इस्तेमाल किया गया है और इसको लिखा गया है। और साथ में अच्छा, इसमें लिखने के कई सारे लाभ भी थे और कई सारे नुकसान थे। नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि लंबे समय तक इनको रखने पे कीड़े खाकर नष्ट कर देते थे, साथ ही जैसे टाइम बीतता जाता था ये अपने आप भी खराब हो जाते थे। लाभ क्या था, लाभ ये था कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी, आप कहीं भी लेके चले जाइए, और अगर गड़बड़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है तो आप तुरंत ही दूसरे, हाँ, अगर गड़बड़ हो रहा है, ख़राब हो रहा है तो आप तुरंत ही दूसरा इस्तेमाल कर सकते थे। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता था, ज़्यादातर ये पाया गया है मंदिरों में और विहारों में। मंदिर हो गए या विहार हो गए, जैसे राजा महाराजाओं के कच्छ होते थे वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, महलों में। अब बारी आती है अभिलेख। तो अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख की एक छवि आप ये देखिए, ये आपका एक अभिलेख है, ये भी आपका एक अभिलेख है। अभिलेख ऐसा होता है जो पत्थर या धातु, हाँ, पत्थर या धातुओं पे जो लिखा जाता है उससे हम लोग अभिलेख कहते हैं। जो पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों या कठोर चीज़ों पे मिलता है उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का इस्तेमाल क्यों करते थे, अभिलेख का इस्तेमाल राजा महाराजा या कोई अन्य जो बड़े पद पे होता था वो अपने आदेशों को लिखने के लिए, ताकि लोग उसे पढ़ सकें। साथ ही राजा रानियाँ जो होते थे वो अपने कार्यों को उसमें डालते, शासक अपनी लड़ाई का लेखा जोखा रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन पे जो लेख लिखे जाते थे इसके कई फ़ायदे और कई नुकसान होते थे। क्योंकि पांडुलिपि पे कई सारे लेख लिखे जाते थे तो उसके कई फ़ायदे थे और उसके कई नुकसान। तो नुकसान क्या था कि जैसे कीड़े खा गए, पर अभिलेखों के साथ में कीड़े तो खा नहीं सकते, उनके साथ में क्या था, पहले हम बात करेंगे उनके लाभ की। अभिलेखों के लाभ क्या होते थे, पहला तो ये स्थायी होते थे, जो इस पर ज्ञान लिखा जाता था वो स्थायी रहता था। इतिहास और संस्कृति जो है पुरानी कल्चर्स की, उसको मतलब पता करने में या उसके बारे में जानकारी लेने में काफ़ी हेल्पफुल मिलता था। दूसरा, प्राचीन इतिहास का अध्ययन हम लोग बहुत कायदे से कर सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज के जीवन का एक साक्षी है, मतलब सबूत के तौर पर है। और प्राचीन काल की जीवन शैली, राजनीतिक, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में अध्ययन करना, क्योंकि इस पे ये कई सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती थी, तो उनका अध्ययन करना काफ़ी सारा हेल्पफुल हो जाता था। साथ में ही क्या होता है कि इसके भौतिक अवशेष, मतलब जो अवशेष हैं वो हमको बताते हैं कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल की गई थी, मतलब समय व्यवस्था को भी जानने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ में ही जो समुदाय से संबंधित जो अवशेष होते थे वो, और समय की व्यवस्था और उनके विकास को समझने के लिए भी ये काफ़ी सारे हेल्पफुल होते थे। क्योंकि जो पांडुलिपि होती थी वो जल्दी नष्ट हो जाती थी, और ये सही जल्दी नष्ट नहीं होते थे, लंबे समय तक चलते थे, और भी इनके कई सारे लाभ होते थे। साथ में ही क्या हो गया, भाषा शैली का अध्ययन, मतलब कई सारी नई भाषाएं होती थी जिनका अध्ययन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जितने इसके लाभ हैं उतने उसके नुकसान भी होते थे। नुकसान क्या है,
नुकसान, चूँकि कठोर सतह पर लिखने के लिए अब किसी को भी लिखने के लिए नहीं कहा जा सकता था, उसके लिए कुशल कारीगरों की ही ज़रूरत पड़ती थी। कुशल कारीगर होंगे तभी ऐसा संभव हो पाता था लिखना, क्योंकि उस समय काफ़ी सारी उस समय इसकी कमी बहुत होती थी, तो कारीगरों की चूँकि संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन पे लिखने का काम भी बहुत स्लो होता था। साथ ही अभिलेखों को लिखने के लिए बहुत अधिक समय लगता था, क्योंकि ठोस सतह है और ठोस सतह पर कोई भी लेख आपको दे दिया जाए, जैसे कोई पत्थर आपको दे दिया जाए और उस पर आपको अभी से ही खोद खोद के क्या करना है, चोट मार मार के लिखना है, तो उसमें आप जानिए कि कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। कौन कौन सी दिक्कतें, या पत्थर टूट सकता है, पत्थर जैसे ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पत्थर टूट भी जाता है, देखिए हाँ ये रहा, उसकी ख़राब होने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको लिखने के लिए औजार की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो उसे फिर से लिखना पड़ गया, अगर गलती हो गई तो उसे पूरी तरीके से फिर से लिखना पड़ता था, जो कि काफ़ी मेहनत का काम होता था, और इसी के साथ में टूटने का डर भी रहता था, क्योंकि पत्थर है, अगर आपने ज़्यादा चोट मार दी उस पर तो उसके टूटने की भी डर होता था, और टूटने का डर होने से पूरे अभिलेख को क्या करना पड़ता था, दोबारा लिखना पड़ता था। अतीत जो होंगे वो आपके एक हो गए, वो अनेक हो गए। तो अतीत जो होते थे वो कई लोगों पे डिपेंड करता था, जैसे राजा हो गए आपके, पुरोहित हो जाते हैं, फिर आपके आ गए क्षत्रिय हो गए, ये इसी में आ गए आपके क्षत्रिय हो जाते हैं, साथ में ही आपके वैश्य वर्ग के लोग हो जाते हैं, और साथ में आपके शूद्र वर्ग के लोग हो जाते हैं। शूद्र वर्ग के लोग हो जाते हैं, ये 4 तरीके के लोग होते हैं। राजा जो होते थे वो एकदम ऊपर की पदवी पे होते थे, युद्ध लड़ते थे, और सेनापति भी क्षत्रिय होते थे। पुरोहित जो रहते थे वो जो वहाँ के मंत्रिमंडल होते थे वो अधिकतर पुरोहित ही रहते थे। साथ में वैश्य वर्ग होता था जो व्यापार का कार्य संभालता था। शूद्र वर्ग जो होता था वो काफ़ी निम्न कार्य करवाते थे, जैसे उनके सीवर्स को साफ़ करना, बाकी सारी चीज़ों को सही करना, छोटे छोटे काम करना, खेती करना, उनके खेतों में खेत काटना, फसल काटना, ये सारा काम ये शूद्र के हाथों में आता था। उसके बाद जो ट्रेड का काम होता था वो वैश्य के हाथों में, फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्षत्रिय, और उसके बाद आते हैं पुरोहित। तो जो अतीत है वो सबके नज़रिए के आधार पर ही निर्भर करता था। अगर मान लीजिए कि आप राजा हैं और आप हिस्ट्री में जाते हैं, आपको हिस्ट्री में जाने का मौका मिलता है, तब आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान हैं ऐसा करना, या जो जंग के अलावा आपका जो नज़रिया होगा चीज़ों को लेके वो काफ़ी चेंज होगा। पुरोहितों के लिए, चूँकि वो ज्ञानी लोग होते थे, तो उनके लिए समाज को देखने का नज़रिया अलग था। वैश्य जो कि व्यापारी होते थे उनके लिए समाज को देखने का नज़रिया अलग होता था, और शूद्र जो थे उनके लिए भी समाज को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। इसी आधार पे जो अतीत है वो सबके लिए अलग अलग नज़रिए से अलग अलग होता था। अब वैसे अतीत शब्द जो है वो एक बहुवचन है। अतीत शब्द जो बहुवचन है मतलब वो बहुत से पास्ट को दर्शाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं, ज़रा उसको हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पुरातत्वविदों के द्वारा सभी वस्तुओं की सूची बनाना संभव नहीं है। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मकान हो जाता है, मकान हो गया, और औजार हो जाते हैं, उसी के साथ में औजार हो गए, कपड़े हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, सारे बर्तन हो जाते हैं, और लकड़ियां हैं, और हड्डियां हैं, मतलब अवशेष, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी मिलती थी। उनमें से कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पत्थर की बनी होती थी। इसका जवाब देना काफ़ी आसान है, क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें, चूँकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे जो मूर्ति हैं, प्रतिमाएं हैं, वो पत्थर की बनी होती थी। आपने पुराने मंदिर देखे होंगे, उसको तराश तराश के बनाया हुआ है, उसमें जो मूर्तियाँ होती थी, प्रतिमा होती थी, वो भी आपके हिस्ट्री का ही पार्ट होती हैं, वो पत्थर की बनी थी। और सृजनहार
काल के उत्कृष्ट नमूने, श्रृंखलन हर काल के जो नमूने होते थे, मतलब जो नमूने हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे पत्थर की चीज़ें बनाई जाती थी वो भी उसी में आती थी। पत्थर के जैसे बर्तन हो गए, पत्थर के अब सिलबट्टे, ये इस तरीके की चीज़ें हो गई। साथ में ही स्तूप और स्मारक भी हो जाते हैं, जो राजा महाराजा के स्मारक बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे, वो भी इसी के रहते थे, पत्थर के होते थे। पत्थरों का इस्तेमाल पुल बनाने के लिए किया जाता था, शिलालेख बनाने के लिए किया जाता था, संग्रहण स्थल पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, साथ में मकान का इस्तेमाल, मकान को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो सूची है वो सामान्य रूप से मतलब पुरातत्व जो वस्तुएं हैं वो उनकी हैं, और अगर इसको डीपली हम लोग पढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो पत्थर की ही बनी होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। हालांकि ये जवाब आपको लिखना है अपने आप सोच के, और ये आप तभी सोच सकते हैं जब आप खुद को उस प्लेस पे इमेजिन करेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पर अगर आप राजा की तरीके से सोच रहे हैं तो आप देखते हैं कि मान लीजिए कि आप एक राजा हैं और आप ये देख रहे हैं कि हाँ, अब जो समाज है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप अपने युद्धों का या कार्यों का, चूँकि आपके पास में वैसा कोई स्पेशल काम नहीं होता है जैसे साधारण व्यक्ति या करते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति और पुरुष जो हैं वो रोज़मर्रा के कामों में इतना व्यस्त होते थे, अपनी जीविका आजीविका कमाने में इतने व्यस्त होते थे कि बहुत सी चीज़ें उनके पास समय नहीं रहता था। और एज अ राजा, एज अ किंग आपके पास समय है तो आप चीज़ों का विवरण अपने पुरोहितों के द्वारा या किसी और के जरिए करवा सकते हैं। पर अगर आप निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग या साधारण वर्ग के लोग हैं, तब आप देखते हैं जैसे आज के समय पे एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास की फैमिली होती है, वो क्या करती है, वो दिन भर जाती है, अपना सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद में वहाँ से वापस आते हैं और बाकी सारी डेली काम अपना निपटाते हैं। और चूँकि वर्किंग कल्चर ऐसा है कि सुबह से शाम तक बीत जाता था, ऐसा ही पहले समय पे था कि जो उनका वर्किंग कल्चर था वो पूरे टाइम क्या करते थे, अपनी जीविका कमाने में लगे रहते थे। उसके अलावा भी कई सारे चैलेंजेस थे। चैलेंज में जैसे आता है कि पहला शिक्षा क्या करते थे, पहले कुछ ही वर्गों के लोगों को दी जाती थी, जिसकी वजह से सभी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। दूसरा था उनकी आय का जो सोर्स था, आय का सोर्स बहुत ही कम होते थे, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो जीवन यापन कर पाना ही बहुत मुश्किल होता था। इसलिए लोग क्या करते थे, जीवन जीने के लिए हर समय संघर्ष करते थे। तीसरा, उनके पास समय नहीं रहता था। समय क्या, वो कई संघर्षों के कारण उनके पास समय का अभाव रहता था। ठीक से क्या कहते थे, लोग खाने पीने और जीवन यापन करने में ही बहुत ही मुश्किल उनके साथ में होता था। वो पूरे दिन भर काम करते थे और तब जाके उनको कुछ समय की आजीविका या भोजन या रोटियां मिलती थी, रोटी या बाकी सारे शिकार। इस वजह से भी लोग क्या करते थे, अपना जो कार्यों का विवरण है वो नहीं रख पाते थे, और ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि पांडुलिपि या अभिलेखों पर जानकारी को संचित करने में संचित करना एक अपने आप में चुनौती होता था। ऐसा कर पाना सभी के बस में नहीं होता था और इसको करने में काफ़ी समय भी लगता था, क्योंकि लोग पहले से ही व्यस्त हैं चीज़ों को लेके। इसलिए वजह से वो अपने कार्यों का विवरण जो है वो कम से कम रखते थे या फिर रखते ही नहीं थे। और क्योंकि जब आप डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाएंगे और आजीविका कमाने के लिए ही संघर्ष करते रहेंगे, तो आपका जो दिनचर्या का काम है उसमें आप अपने कार्य को, जैसे राजा महाराजा अपने कार्यों को महत्व देते हैं, वैसे वो अपने साधारण कार्यों को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। इसलिए भी वो लोग क्या करते थे, अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। अगर आप चाहें तो इसमें मतलब नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और ये आपके क्वेश्चंस को बहुत और अच्छा बना देगा और एफिशिएंट बना देगा। फिर अगले क्वेश्चन की बारी आती थी, कम से कम 2 बातों का उल्लेख कीजिए जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता होती थी।
कम से कम 2 बातें, पहली उनकी आर्थिक स्थिति, दूसरी उनकी शिक्षा और सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के हिसाब से जैसे राजा हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति पहले तो मजबूत है, ठीक है। राजा और किसानों के बीच की आर्थिक स्थिति में बड़ी भिन्नता, मतलब बहुत ज़्यादा उनके डिफरेंस होते थे। राजा महाराजाओं को कर नहीं देना पड़ता था, शासन करने के लिए उच्च पद पे रहते थे और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और जो किसान होते थे वो अपनी आर्थिक मतलब अपने जीवन को बचाने में ही पूरे टाइम बिजी रहते थे, खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ उनकी शिक्षा चूँकि मिडिल क्लास फैमिली, ये एक तरीके से निम्न वर्ग का जो पर्सन होते थे उस समय, ना ही उनकी शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता था, ना ही उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे, अब उसमें देखिए जैसे राजा महाराजा हैं वो तो शिक्षित हो जाते थे, उनको शास्त्र का ज्ञान रहता था, विज्ञान का ज्ञान रहता था, हर तरीके की शिक्षाएं मिलती थी। और ऐसा भी होता था कि शिक्षा उस समय एक स्पेशल वर्ग को ही दी जाती थी, स्पेशल वर्ग को ही दी जाती थी, जिसकी वजह से कई सारे नुकसान अभी भी झेलने पड़ते हैं। शिक्षा उस समय कई स्पेशल वर्ग को दी जाती थी, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करने दिया जाता था। दिन से उनकी शैली जो होती थी, जीवन शैली, वो बिल्कुल अलग रहती थी राजाओं के मुकाबले, और वो अधिकतर जो है खेती बाड़ी में या गाय बकरी का पालन करने में, इसी में समय व्यतीत कर देते थे, ठीक। अब हालांकि इसके अलावा भी कई सारी भिन्नताएं हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा हो गई, सामाजिक स्थिति तो है ही है, आर्थिक स्थिति है, शिक्षा है, और भी कई सारे हैं। जैसे उनके जो लाइफस्टाइल होते थे वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं, उनके खेल भी अलग अलग, उनके लाइफस्टाइल भी अलग अलग, और चीज़ें भी सारी अलग अलग करते थे। आप जो चाहें वो क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं। फिर बारी आती है कि अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पे लिखी गई हैं, तुम इनमें से किन पुस्तक को पढ़ना चाहोगे। तो पुस्तकें जो है अतीत में, अगर हम लोग बात करें 4700 ईयर पहले से लेके अभी तक, क्योंकि मैंने बताया कि अभी तक बहुत सारी किताबें लिखी जा सकी हैं, और जो आज के पहले जो भी लिखा जा चुका है वो क्या है, आपका पास्ट, मतलब अतीत, ठीक। तो अतीत में बहुत सारी पुस्तक लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से आप अब तो बहुत सारी कल्चरल और लिखी गई, जैसे प्राकृतिक जीवन के बारे में है, इतिहास और संस्कृति के बारे में है, धर्म और ग्रंथों के बारे में है, विज्ञान और गणित के बारे में है, और चूँकि समाज के बारे में भी है, समाज के बारे में है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे प्राकृतिक जीवन है तो उसमें वन्य जीवन, वनवास, प्राचीन काल की जो चीज़ें होती थी उसके बारे में, प्राचीन काल का जो जीवन होता था उसके बारे में लिखी गई है। इतिहास कि पहले का इतिहास, संस्कृति, उनके बारे में भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं। साथ में ही कई सारे धर्मों पे अलग अलग किताबें लिखी गई हैं। आपने धार्मिक में से कौन कौन सी किताबें पढ़ रखी हैं और उसको ज़रा कमेंट में डालिएगा। उसी के साथ में कई सारी दार्शनिक किताबें होती हैं, दार्शनिक सिद्धांत पे लिखी गई कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे आपकी वेद हो गई, उपनिषद हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, सूत्र ग्रंथ हो गए, और भी कई सारी हैं। जैसे धर्म के मामले में कई सारे हैं, बाइबल है, आपकी बाइबल हो जाती है, कुरान है, ये भी अपने में एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान के अब बहुत क्षेत्र जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उनमें कई सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक। किताबों में जैसे, और गणित पे भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं, विज्ञान की खोजों में कई सारी किताबें लिखी हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में भी बहुत सारा लिखा गया है। उसके अलावा जो है कला संस्कृति पे किताबें लिखी गई हैं, समाजशास्त्र, राजनीति के बारे में किताबें हैं, व्यापार और वाणिज्य के बारे में किताबें हैं। वाणिज्य मतलब सांख्यिकी हो गई, मतलब हाँ, व्यापार और वाणिज्य के बारे में है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में किताबें लिखी गई हैं। अब कला और संस्कृति में कौन कौन सी है, काव्य है, नाट्य है, चित्रकला है, साहित्य की रचनाएं हैं। समाज और राजनीति में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, आपकी समाज के बारे में, शासन कैसे करना है, शासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में है। व्यापार के बारे में कई सारी किताबें लिखी गई हैं, व्यापारिक सिद्धांत, व्यापारिक नीति, व्यापार के सूत्रों के बारे में, ऐसी बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब सवाल ये है
कि आपने इतनी किताबों के नाम सुन तो लिए, आप इनमें से कौन सी किताब को पढ़ना पसंद करेंगे। देखिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लिखी जा चुकी हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो क्या रहेंगे, आपको खुद से सोच के लिखने होते हैं। जैसे अगर मुझे किसी भी आंसर को लिखना होता है तो हम अपने उस आंसर को लिखने के लिए अगर हम खुद को उस प्लेस पे इमेजिन करते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लगभग लोगों का जो जीवन होता था या चीज़ें होती थी वो किस तरीके से बिहेव करती थी, किस तरीके से लोग रहते थे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को खुद से लिखना स्टार्ट कर दिए या खुद से लिखना सीख जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाते हैं। और इसका जो अगला लेक्चर होगा वो कल की डेट में आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।